वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन समाजशास्त्र विषय को लेकर आए हैं दोस्तों। जिस प्रकार के प्रश्न एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं, कुछ उसी प्रकार के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर देना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अब देखिए दोस्तों, कौन सा ऐसा कथन है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, महिलाएं पालन पोषण कर रही है, महिलाएं बहुत भावुक होती है, महिलाएं फैशन के प्रति जागरूक है, या फिर महिलाएं जिम्मेदार बस चालक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न किस प्रकार है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो देखिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहां पर सही विकल्प होगा कि महिलाएं जिम्मेदार बस चालक है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन यहां दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर होने वाला है वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि लैंगिक रूढ़िवादिता को लेकर एक प्रश्न आपका फिक्स है दोस्तों, दो प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं सीडीपी के सेक्शन में और एसएसटी के सेक्शन में। तो ये बात को आप क्या है यहां पर याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की पहचान कराना और उनका सृजन कराना किसका उत्तरदायित्व है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको क्या है पूछा गया है दोस्तों। हर बार क्या है आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको विकल्प दिए गए हैं, भारतीय संसद, राज्य विधेयिका, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। इस प्रकार आपको चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और ग्राम पंचायत क्या होगा हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की पहचान कराना और उनका सृजन कराना किसका उत्तरदायित्व है, तो ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व हो जाता है दोस्तों। तो डी वाला विकल्प आपका क्या है यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका सटीक आंसर यहाँ पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। मतलब 2 3 4 कितने विकल्प सही है आपको यहां पर बताना है। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से बच्चों को किस क्षमता से लैस कराता है। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र में बच्चे किस क्षमता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है दोस्तों। विकल्प आपको दिए गए कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने में, तो बिल्कुल पहला तो आपका जो है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहने वाला है। अंधविश्वास पर प्रश्न उठाने में, तो डेफिनेटली दूसरा भी आपका जो है दोस्तों यहां पर सही विकल्प होने वाला है। लिंग पूर्वग्रहों और रूढ़िवादों को अनदेखा करने के लिए, तो यह भी यहां पर क्या है दोस्तों सही होगा। और चौथा विकल्प दिया गया है कि नियम और सामाजिक आचार संहिता का पालन करते हैं, तो चौथा वाला विकल्प यहां पर आपका क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा। मतलब ए बी सी 3 विकल्प आपके जो यहां पर होने वाले हैं वो सही रहेंगे। तो देखिए आंसर जिस प्रकार बताया गया है कि आपका जो पहला विकल्प है दोस्तों वो सही रहेगा। मतलब ऑप्शन ए बी सी यहां पर क्या है सही विकल्प होने वाले दोस्तों। समाजशास्त्र जो होता है, एसएसटी पेडागोजी जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों। यही से बच्चा पास और फेल हो सकता है, क्योंकि 60 नंबर के लिए ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। बड़े सिंपल से प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछे जाते हैं। विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार,
चिकित्सा उपचार का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम जीवन के अधिकार का उल्लंघन इसको मानेंगे दोस्तों। तो आपका जो फोर्थ वाला विकल्प यहां पर दिया गया है, ऑप्शन फोर्थ जो बताया गया है, वो हमारा यहां पर क्या है, सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। अब इसको हम कहेंगे दोस्तों पॉलिटिक्स पेडागोजी, मतलब राज्य शास्त्र पेडागोजी को लेकर यह प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको यहां पर क्या है, 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। तो देखिए प्रश्नों को आपने पढ़ लेना है, प्रश्नों को समझ लेना है। बड़े सिंपल से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो देखिए चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। तो देखिए देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, या नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, इस प्रकार से सोचना। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो बताया गया है कि सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन यहां पर रहेगा दोस्तों, सी वाला विकल्प जो रहेगा वो बिल्कुल क्या है, सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। तो देखिए ऐसे प्रश्न हमको लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। आपको हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। यहां पर आपको एसएसटी में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या है, सही हो जाएगा कि सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प दिया गया है वो क्या होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। अब अगला जो प्रश्न है ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बिल्कुल इतिहास से लिया गया प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो आपके विकल्प सही होंगे, सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चारों जगह पर ही इन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, उसके बाद आते हैं अशोक और उसके बाद आते हैं दशरथ मौर्य। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या है दोस्तों, सही होगा। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों, होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। आठवां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। फिर से क्या है, एक बार एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। विकल्प आपको दिए गए हैं, आप जिस प्रकार देखेंगे कि सन्निकट तिथियां, सुनिश्चित तिथियां, स्थिर तिथियां या फिर कोई तिथि नहीं, इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। और देखिए यहां पर जो ऑप्शन 1 दिया गया है सन्निकट तिथियां, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा सही विकल्प होगा। जो फर्स्ट वाला विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिस प्रकार पूछा गया है कि अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट बेस ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों वो इतिहास विषय से रिलेटेड प्रश्न होने वाला है। तो यहां पर प्रश्न है कि अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। आपको बताना है विष्णु के उपासक थे, शिव के उपासक थे, शंकर के उपासक थे या फिर कृष्ण के उपासक थे। तो देखिए दोस्तों अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल यहां क्या है, सही होने वाला है। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की। अब देखिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, हरिदास ने की, ज्योतिदास ने की, घासीदास ने की या फिर सूरदास ने की। तो देखिए दोस्तों सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत है वो घासीदास ने की थी। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प यहां पर रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, सही विकल्प यहां पर माना जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए।
और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियोज जो है वो बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से देख पाओगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए 11वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। अब देखिए यहां पर बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको ऑप्शन में बताया गया है लद्दाख, बडगाम, कुपवाड़ा या फिर कारगिल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सही विकल्प होगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के जो बौद्ध और मुसलमान हैं दोस्तों, वो ग्रंथ केसरा सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही विकल्प होने वाला है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि बुनकरों को डैश डैश में उचित मूल्य मिलता है। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा प्रश्न। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न आपको जो है एसएसटी पेडागोजी में या ईवीएस में देखने के लिए नहीं मिलते हैं दोस्तों। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा हमने पढ़ा होना चाहिए, तो आपको तुरंत ही क्या है, क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। यहां पर प्रश्न है कि बुनकरों को डैश डैश में उचित मूल्य मिलता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, दादन व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं में, वस्त्र निर्यात के कारखानों में या फिर अंतरराष्ट्रीय में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि बुनकरों को जो है सहकारी संस्थाओं में उचित मूल्य मिलता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों, सही परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। अब देखिए 13वां जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि बहुमत की निरंकुशता का अर्थ क्या है। अब देखिए बहुमत की निरंकुशता का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जहां बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व या फिर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पृथक पथों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहां पर प्रश्न है कि बहुमत की निरंकुशता का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन यहां दिया गया है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। पिछली परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है, तो ऑप्शन बी यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य निहित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टीईटी में भी आपको कुछ इस प्रकार के 1-2 प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिले थे। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य निहित है। आपको यहां पर विकल्प दिए गए हैं, मानवीय मूल्य जो मानवताओं का मार्गदर्शन करते हैं, उद्यमिता से जुड़े मौद्रिक मूल्यों, वैदिक काल के आध्यात्मिक मूल्यों या फिर स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय मूल्य। तो देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य निहित है। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो सही विकल्प होगा कि स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय मूल्य। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, परफेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। अब देखिए यहां पर पूछा गया कि ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरोरा उत्तर प्रदेश, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु या फिर तारापुर महाराष्ट्र। तो देखिए ताप विद्युत संयंत्र जो स्थित है दोस्तों वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। डी वाला विकल्प आपका क्या है, यहां पर सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर आपका होने वाला है। इसके पहले दोस्तों देखिए यहां पर आपको हम बताएंगे दोस्तों कि यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए भी दोस्तों, लेकिन एक ही एडवर्टाइजमेंट हम क्या है एक वीडियो में लेकर आते हैं। तो यहां पर पेपर 2 के लिए आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। 399 रुपए इसका प्राइस है, और 399 रुपए में यहां पर आपको कितने क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं, तो 40 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं दोस्तों। करीब करीब 10 रुपए में एक क्वेश्चन पेपर यहां पर आपको दिया जा रहा है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप इसको क्या है दोस्तों तुरंत परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप
आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। मराठी भाषा पेडागोजी के 10 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं, सीडीपी मींस बाल मानस शास्त्र के आपको 10 प्रश्न पत्रिका यहां पर मिलेंगे दोस्तों, और एसएसटी पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चन सेट है दोस्तों, और इसमें करीब करीब 1500 क्वेश्चन क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सीटेट में। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार के क्वेश्चन सेट हमने यहां पर बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट हमने यहां पर बनाए दोस्तों। इसको अभी परचेस कर आप क्या है अपनी जो फैसिलिटी है, मतलब परीक्षा के लिए उसको और ज्यादा बेहतर करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपने अच्छी और क्वालिटी चीजें पढ़नी चाहिए दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो इस अभी स्क्रीन पर जो है एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। देखिए, पश्चिम घाट में किस तरह के वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम घाट में वनस्पति किस प्रकार के पाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 अलग अलग विकल्प यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी आप क्या है इन विकल्प को पढ़ लेंगे, क्योंकि हम यहां पर सही विकल्प आपको बताएंगे कि पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो ए वाला विकल्प यहां पर क्या है सही होगा। ऑप्शन 1 जो दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियां और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है। सहारा के लोग बहुत कल्पनशील थे, सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, या फिर विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो देखिए, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। इसका रीजन है दोस्तों कि सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था, मतलब जो सी वाला विकल्प आपका यहां पर दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल आपका क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया है वो बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पौने हैं। अब देखिए दोस्तों, स्थायी पौने कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। विकल्प आपको दिए गए हैं पूर्वी पौने, मानसूनी पौने, लू और मानसूनी पौने, समुद्र समीर और पश्चिमी पौने, या फिर व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि स्थायी पौने कौन सी है। तो ऑप्शन डी आपका सही विकल्प होगा। व्यापारिक पौने और पश्चिम पौने हमारा क्या है यहां पर सही विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 19वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिस प्रकार पूछा गया है कि समानता के खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इस्लाम। तो देखिए यहां पर जवाब क्या होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। बौद्ध धर्म जो होगा हमारा वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो यहां पर फिर से क्या है एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। समाजशास्त्र पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। करीब करीब 20 नंबर के लिए आपको पेडागोजी पूछी जाती है और 40 मार्क्स के लिए आपको क्या है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र से संबंधित होते हैं। प्रश्न है कि शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, पूर्व सक्रिय चरण, उत्तर क्रिया चरण, अंत क्रिया चरण, या फिर कक्षा में संकल्पनाओं को समझने के दौरान। तो देखिए आपका जो पहला विकल्प यहां पर है पूर्व सक्रिय चरण, ये क्या रहेगा दोस्तों सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। यहां पर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में 26 दिन अभी भी बाकी है। अभी तक भी आपने अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम इतना पढ़कर अगर आप जाएंगे तो परीक्षा में जो है आपको कुछ ना कुछ आप कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के नोट्स हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से बनाए हैं, 499 में पेपर 1 के नोट्स, 499 में पेपर 2 के नोट्स, और दोनों पेपर अगर आप एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 599 में दोनों पेपर के नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मराठी पेडागोजी के नोट्स
पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी के नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलने वाले हैं। बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों मतलब सीडीपी के नोट्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों परिसर अभ्यास पेपर 1 और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्रों पेपर 2 के लिए आपको ये नोट्स मिलने वाले। दोस्तों कम से कम इतना कर आप परीक्षा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आप हासिल कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बेस यहाँ पर नोट्स हमने बनाई है, पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। परीक्षा में 25-26 दिन का वक्त बचा और इतना आप अभी भी क्या है पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 75 दिन से लगातार मतलब 75 दिन का वक्त बाकी था, तब से लगातार हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं दोस्तों। 50 दिन हमने लगातार जो है क्लासेस हमारे चल रहे हैं और 25 दिन परीक्षा में अभी भी बाकी है। तो इसको परचेस कर आप क्या है कम से कम इतना पढ़कर जाएंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।